हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़ यानी कि सांविधिक संस्थाओं के बारे में। वो संस्थाएं, वो बॉडीज़ जो संसद के किसी कानून या स्टैट्यूट के द्वारा बनाई गई है, उन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो 1962 से 1964 के बीच में, जब सरकार ने संथानम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसका काम ये था कि केंद्र सरकार या प्रशासन के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको किस प्रकार से रोका जाए, और जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और साफ सुथरा प्रशासन को लागू करने के लिए सिफारिशों के लिए के संथानम कमेटी का गठन किया गया था। के संथानम कमेटी ने ये सिफारिश दी कि एक संस्था बनाई जाए जिसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का नाम दिया जाए। संथानम कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1964 में सरकार ने एक प्रस्ताव के द्वारा यानी कि एक रिजोल्यूशन से केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया, और इसका मुख्य काम ये था कि सरकार में जो भ्रष्टाचार है केंद्रीय सरकार में, उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार को ये सिफारिश करेगा। 2003 तक ये स्टैट्यूटरी यानी कि सांविधिक बॉडी नहीं थी। 2003 में सरकार ने कानून बना के इसको स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक संस्था का दर्जा दिया। 2004 में सरकार फिर एक और प्रस्ताव लेके आई जिसको विसल ब्लोअर भी बोलते हैं। इसका पूरा नाम पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर रिजोल्यूशन PIDPI यानी कि सार्वजनिक हित खुलासे और सूचना देने वाले की सुरक्षा प्रस्ताव लेके आई। और इसके तहत जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, वो मुख्य संस्था है जो विसल ब्लोअर के तहत आने वाली सूचनाओं पर जो शिकायत है उस पर कार्य करती है। विसल ब्लोअर को हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी संस्था के अंदर, सरकारी या सार्वजनिक संस्था के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार या अपने पद के दुरुपयोग की जानकारी साझी करता है या उसके बारे में सूचना करता है, उसको विसल ब्लोअर बोलते हैं। तो 2004 में सरकार ने विसल ब्लोअर के तहत जो शिकायतें आएंगी उसके बारे में शिकायतों का निराकरण करने, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को डेजिग्नेट यानी कि नामित किया है। CVC जो है वो टॉप विजिलेंस कमीशन है, शीर्ष सतर्कता संस्थान है। शीर्ष सतर्कता का अर्थ है अलर्ट रहना, यानी कि केंद्रीय शासन प्रशासन के अंदर जो भी किसी तरीके का भ्रष्टाचार है, पद का दुरुपयोग है, उसके बारे में कोशिश करना कि उसका पहले से पता लग सके, और पता लगे उसको डिटेक्ट करना, उसको रोकना, और अगर हो गया है तो उसके ऊपर कार्यवाही करते हुए उसे न्याय दिलाना, ये केंद्रीय सतर्कता आयोग का काम है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है केंद्र सरकार की सभी सतर्कता गतिविधियों की मॉनिटरिंग करता है, यानी कि केंद्र सरकार के जो भी डिपार्टमेंट्स है, जो भी संस्थाएं हैं, उसके अंदर ये जो विजिलेंस है एक्टिविटी है उनको मॉनिटर करता है, और जो भी ऑनगोइंग एक्टिविटी है, कोई कानून है, कोई प्रक्रिया है, उसके अंदर सुधार करने की सिफारिश करता है कि किस प्रकार से करप्शन को कम किया जा सकता है, इसके संबंध में नई योजनाएं या नए कानून बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से जो मौजूदा कानून हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि कार्यान्वयन किस तरीके से बेहतर हो सकता है, किस तरीके से उसको इवैल्यूएट किया जा सकता है, और आगे सुधार के लिए साफ सुथरा प्रशासन या जिसको गुड गवर्नेंस बोल सकते हैं उसके क्रियान्वयन के लिए सरकार को ये परामर्श देता है। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी कि एक से ज़्यादा सदस्य होते हैं। इसमें एक मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर और अन्य आयुक्त यानी कि अदर विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, और जो अदर विजिलेंस कमिश्नर हैं वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो एक CVC और 2 VC हो सकते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और भारत के राष्ट्रपति ये प्रेसिडेंट एक कमेटी की सिफारिश पे करते हैं, और उस कमेटी के अंदर 3 मेंबर होते हैं। सबसे पहले होते हैं प्रधानमंत्री, जो इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, और दूसरे जो लोकसभा है उसमें विपक्ष के नेता होते हैं, और तीसरे जो है भारत के केंद्रीय गृह मंत्री इस कमेटी के तीसरे मेंबर के रूप में कार्य करते हैं। बात करें है इसके कार्यकाल की, कितने समय तक केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य है वो अपने पद पर रहेंगे। वो 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उनकी आयु जो भी पहले हो उस समय तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, और एक बार कार्यकाल पूरा करने के पश्चात ये सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए यानी कि रीअपॉइंटमेंट के लिए
एलिजिबल नहीं है। हालांकि इनके पद से पहले यानी कि 4 वर्ष या 65 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। वो किन आधार पर हटा सकते हैं? वो पहला तो दिवालिया, अगर सदस्य या मुख्य आयुक्त है वो दिवालिया घोषित हो जाए, यानी कि इंसॉल्वेंट हो, अपना देयताएं लायबिलिटी है उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अगर नैतिक चरित्रहीनता, इसका अर्थ है कि मोरल टर्पिट्यूड के आधार पे अगर उन्हें राष्ट्रपति दोषी समझते हैं नैतिक चरित्रहीनता के आधार पे, तो उन्हें हटाया जा सकता है। दूसरा, अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के बाहर किसी भी वैतनिक नियोजन में लगे हैं, यानी कि अपने ड्यूटी के अलावा वो कहीं भी सैलरीड एम्प्लॉई या उसके वेतन के लिए काम कर रहे हैं, तो ये उनको हटाए जाने का आधार बन सकता है। चौथा, अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि सीवीसी का कोई भी सदस्य वो शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम है, यानी कि इनेबल है, अपनी ड्यूटी को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, इनकैपेसिटेंस है, तो उसको हटाया जा सकता है। उसके अलावा दुर्व्यवहार के मामले में, मिसबिहेवियर के मामले में और लाभ के पद के आधार पे, यानी कि अगर उन्हें मिसबिहेवियर का आधार पे हटा सकते हैं। उसके अलावा इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, जैसा कि हमने CIC और अन्य सभी पदों में देखा, उसके मामले में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को जांच के लिए भेजते हैं मामले को, और सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद राष्ट्रपति को उसके बारे में सलाह देते हैं। अब बात करते हैं वेतन की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर को UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की तरह वेतन मिलता है, और जो VC है, विजिलेंस कमिश्नर हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त को UPSC के सदस्यों के समान वेतन मिलता है। और वेतन इनकी अपॉइंटमेंट के बाद इनकी वेतन है, लाभ की सेवा की शर्तें हैं, उसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता, ताकि वो अपने कार्यों का, कर्तव्यों का बिना भय और पक्षपात के निर्वहन कर सकें। बात करते हैं संगठन की कि CVC मुख्य सतर्कता आयोग के अंदर कौन कौन से संगठन होते हैं। सबसे पहला है सचिवालय यानी कि सेक्रेटेरिएट। इसके अंदर जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी जैसे अधिकारी पाए जाते हैं। दूसरा है मुख्य तकनीकी शाखा, चीफ टेक्निकल एग्जामिनेशन विंग। और तीसरा है विभागीय जांच के लिए आयुक्त, CDI यानी कि कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। जो CTE है, मुख्य तकनीकी शाखा है, इसका बड़ा महत्वपूर्ण काम है मुख्य सतर्कता आयोग में। बात करें इसके काम की, तो CTE जो है वो जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, सरकारी संगठन, सरकार की जो भी संस्थाएं हैं, वो निर्माण कार्य, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क उनका है, कोई बिल्डिंग है या कोई एसेट, कोई पुल, कोई बिल्डिंग जो भी बना रहे हैं, उसका सतर्कता दृष्टि से तकनीकी अंकेक्षण करती है, यानी कि विजिलेंस के व्यू से उसका टेक्निकल ऑडिट करती है, ताकि क्योंकि जो निर्माण कार्य है उनके अंदर भ्रष्टाचार की संभावनाएं ज़्यादा पाई जाती हैं। और दूसरा, इस मामले में यानी कि जो भी निर्माण कार्यों से संबंधित सरकारी संस्थाओं के शिकायतें CVC को मिलती है, तो उसके बारे में ये इन्वेस्टिगेशन करती है। दूसरा, CBI को टेक्निकल मैटर के अंदर जो भी उनको सहायता की ज़रूरत पड़ती है, ये जो CTE है, मुख्य तकनीकी शाखा, CBI को सहायता प्रोवाइड करवाती है। और दिल्ली के अंदर जो भी प्रॉपर्टी हैं उनका इवैल्यूएशन CTE के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कोई और मैटर, कोई और ऐसा मामला जिसके अंदर तकनीकी सलाह की आवश्यकता पड़े मुख्य सतर्कता आयुक्त या अन्य सतर्कता आयुक्त को, तो CTE प्रोवाइड करवाती है। अब एक शाखा और बचती है CDI यानी कि कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, यानी कि कोई भी केंद्रीय सरकार का कर्मचारी है जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक या विभागीय जांच प्रारंभ है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन का काम CDI के द्वारा किया जाता है, जो जनरली मौखिक होता है, वर्बल। बात करते हैं कार्य की, क्या काम है। तो CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य जो है, केंद्र सरकार के निर्देश पे यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी ऐसा मामला CVC को रेफर करती है जिसमें केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के तहत कोई भी मामला जब भेजती है, तो CVC उसकी जांच करती है। दूसरा, भारत सरकार या अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि भारत सरकार केंद्रीय सेवाएं और ऑल इंडिया सर्विसेज के क्लास A के अधिकारी के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के तहत मामलों की जांच करती है।
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसको 88 पढ़ा जाए, यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के तहत सीवीसी मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीआई के जो कामकाज है उसको मॉनिटर करता है, उसको डायरेक्ट करता है और उसको रिव्यू करता है, यानी कि देखरेख, निर्देशन और समीक्षा करना। इसी भ्रष्टाचार निरोधक कानून पीओसी 1988 के तहत जो भी सक्षम प्राधिकारी हैं, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने जो भी एप्लीकेशन पेंडिंग हैं किससे रिलेटेड कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की जाए, तो उन एप्लीकेशंस को रिव्यू जो है सीवीसी करता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को सलाह देता है और जो भी गवर्नमेंट की बॉडी है उसके अंदर सतर्कता को बनाए रखता है, यानी कि मॉनिटरिंग को एक्टिव रखता है। जैसा हमने देखा 2004 में विसल ब्लोअर जो रिजोल्यूशन है उसके तहत जो भी शिकायतें मिलती हैं उसके ऊपर जांच करना और आगे कार्रवाई करने का काम सीवीसी का है। अब सीवीसी यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त, 2 वीसी यानी कि 2 अन्य सतर्कता आयुक्त, फिर गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के जो भी सचिव, सेक्रेटरी हैं, ये 5 लोग मिलके ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर की नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं। यानी कि इन 5 लोगों की अनुशंसा के ऊपर, रिकमेंडेशन के ऊपर सरकार ईडी के डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। इसके अलावा लोकपाल कानून 2013 जब आया है, इसने कुछ प्रोविजन, कुछ प्रावधान किए हैं सीवीसी को लेके। सबसे पहला लोकपाल कानून के अनुसार सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन निदेशक की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले लोकपाल भेजेगा सीवीसी को, तो उसमें अभियोजन के लिए एक डायरेक्टरेट बनाया जाएगा और ये डायरेक्टरेट की नियुक्ति सीवीसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर की जाएगी। जैसा हमने सीबीआई के वीडियो में देखा था कि सीबीआई के अंदर एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उससे हाई लेवल के जो भी अधिकारी हैं उनके डायरेक्टर को छोड़ के उनकी अपॉइंटमेंट के लिए सीवीसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 वीसी, 2 विजिलेंस कमिश्नर यानी कि अन्य सतर्कता आयुक्त, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, कार्मिक मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी, ये 5 लोग मिलके सीबीआई के अंदर एसपी और उससे हाई लेवल के जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। तीसरा, लोकपाल कानून के तहत करप्शन के जो भी केसेस हैं उनकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्राथमिक जांच के लिए मामले लोकपाल जो है वो सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजता है। यानी कि ABCD जो है, क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D के जो भी कर्मचारी हैं, इस केस में A और B यानी कि क्लास A और क्लास B के जो अधिकारी हैं उनकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्राथमिक जांच के बाद सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग मामले को वापस लोकपाल के पास भेज देता है और कर्मचारी जो C और D ग्रुप के जो कर्मचारी हैं उनके मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग स्वयं निर्णय ले लेता है। बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। कार्यक्षेत्र क्या है केंद्रीय सतर्कता आयोग का? तो ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसके अंदर IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी आते हैं, और केंद्र सरकार में A क्लास यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी और केंद्र सरकार में A क्लास के सभी अधिकारी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में हैं। दूसरा PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसको हम सरकारी बैंक बोलते हैं, उसमें स्केल 5 और उससे ऊपर के सभी अधिकारी। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड और सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों संस्थाओं में ग्रेड 4 या उससे ऊपर स्तर के अधिकारी सीवीसी के कार्य अधिकार क्षेत्र में आएंगे। उसके बाद जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके CEO और MD यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर, ये भी सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा साधारण बीमा कंपनी यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में मैनेजर और उससे ऊपर के अधिकारी, ये भी सीवीसी के अधिकार क्षेत्र में हैं। इसके अलावा जो लाइफ इंश्योरेंस में डिविजनल मैनेजर और उससे ऊपर के अधिकारी, ये भी सीवीसी के अधिकार क्षेत्र में हैं। यानी कि जिन भी अधिकारियों के बारे में हमने जाना, इन सब अधिकारियों के बारे में केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास अधिकार है कि वो
भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है या वो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बात करते हैं कार्यप्रणाली की, किस तरीके से केंद्रीय सतर्कता आयोग काम करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को सिविल कोर्ट की पावर है, यानी कि जो सिविल न्यायालय है वो सभी शक्तियां केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास है। इसके तहत ये किसी भी अधिकारी को समन भेज के बुला सकता है, उसकी हाजिरी अटेंडेंस को इंश्योर कर सकता है और एफिडेविट पे उसकी शपथ पे उसको एग्जामिन कर सकता है। सरकार से या सरकार के किसी विभाग से या कोर्ट से किसी डॉक्यूमेंट की मांग, पब्लिक रिकॉर्ड की मांग कर सकता है या एफिडेविट के ऊपर किसी भी व्यक्ति को एग्जामिन कर सकता है, इत्यादि कुछ अधिकार इसके पास है। अब बात करते हैं कि जब जांच के पश्चात केंद्रीय सतर्कता आयोग सरकार को सलाह देता है और सरकार के ऊपर जो है ये सलाह बाध्यकारी नहीं है, यानी कि सरकार के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो इस सलाह को माने या ना माने। लेकिन अगर सरकार केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह से सहमति नहीं रखती है और इसकी सिफारिश को नहीं मानती है तो सरकार के ऊपर यह बाध्यता है कि वो आयोग को लिखित में आयोग की सलाह ना मानने का कारण बताएगी। आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदन में रखते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है, जो सांविधिक संस्थाएं हैं, स्टेट्यूटरी बॉडीज हैं, इसमें बहुत कम ऐसी बॉडीज हैं जो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है, अन्यथा वो अपनी रिपोर्ट सीधी संसद में जमा करती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से केंद्रीय सतर्कता आयोग को जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे संसद के सदन में रखते हैं, जहाँ पे सरकार जो है ये मेमोरेंडम देती है, प्रतिवेदन सौंपती है, जिसमें सरकार बताती है कि इसने सीवीसी की सिफारिश के ऊपर क्या एक्शन लिया है या क्या एक्शन लेने जा रही है, और अगर कोई एक्शन नहीं लिया है तो उसका कारण वो सीवीसी को बताएगी। अब बात करते हैं सभी मंत्रालयों के अंदर सतर्कता अधिकारी होते हैं, यानी कि विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं। जैसा कि हम लोग देखेंगे कि सरकार के, केंद्र सरकार के जो भी है, चाहे वो डिफेंस हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर मंत्रालय के अंदर सतर्कता अधिकारी हैं। तो ये सतर्कता अधिकारी जो हैं अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सतर्कता आयोग को सौंपते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एक प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। ये जो है सीबीआई और सीवीसी के कड़ी के बीच में काम करता है और भ्रष्टाचार को रोकने का मुख्य दायित्व जो इसके ऊपर है। अब बात करते हैं विसल ब्लोअर 2011 के बारे में, जो एक प्रस्ताव के द्वारा सरकार ने पास किया था। इसके तहत कोई भी व्यक्ति या कर्मचारी, चाहे वो संस्था के अंदर का हो या बाहर का हो, वो किस संस्था में काम कर रहा है, सार्वजनिक संस्था में, वो भ्रष्टाचार के या किसी अधिकारी के द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है, मिसयूज किया है, उसकी जानकारी देने वाले की सुरक्षा का प्रावधान करता है। क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि सूचना जो है सार्वजनिक हित में साझी की जाए। इसके अंदर कुछ प्रोविज़न है, कुछ प्रावधान है, जिसको देखेंगे कि सूचना देने वाले की पहचान जो है वो गोपनीय रहेगी, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन करप्शन की या मिसयूज की देगा उसकी आइडेंटिटी को रिवील यानी कि पब्लिक नहीं किया जाएगा। दूसरा, इसके अंदर एक जो नकारात्मक प्रावधान भी बोल सकते हैं वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति गलत सूचना देता है या दुर्भावना यानी कि बैड इंटेंशंस के साथ सूचना किसी अधिकारी के बारे में साझी करता है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग उस पर 30,000 रुपये जुर्माना या 2 साल की जेल तक का प्रावधान कर सकता है। तीसरा, जो सूचना है, जो जानकारी है मिसयूज या करप्शन की, वो लिखित रूप में होनी चाहिए या फिर उसको ईमेल के रूप में आप दे सकते हैं। इसके साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति को डिक्लेरेशन देनी होगी, निजी घोषणा देनी होगी कि मैं अपने होशोहवास में या बिना दुर्भावना के और बिना किसी के दबाव में ये घोषणा कर रहा हूँ। और जो भी उसके पास आवश्यक दस्तावेज या असेंशियल डॉक्यूमेंट है उस करप्शन के या मिसयूज के बारे में पावर के, वो उसको सबमिट करवाने पड़ेंगे। इसमें व्यक्ति को जो शिकायत कर रहा है उसको अपना नाम उजागर करना होगा, अपनी पहचान को, और साथ में जिस गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में, सरकारी अधिकारी के बारे में बात कर रहा है, सेवक के बारे में, उसका नाम और पता अवश्य देना होगा। हालांकि इसमें कुछ ऐसी छूट भी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को इसके दायरे से बाहर रखा है, यानी कि कुछ ऐसे मामले जो देश की रक्षा से, संप्रभुता से या विदेशी मामलों से जो संबंधित है, उस मामलों को जो है विसल ब्लोअर एक्ट से बाहर रखा गया है। तो ये हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में जाना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है कि इससे जुड़े हुए जो भी पर्सन आपके सामने आएंगे एग्ज़ाम में, आप उनको इजीली टैकल कर पाएंगे और आंसर कर पाएंगे। थैंक यू।